दोस्तों, डेली क्राइम की आज तक की टीम ने जितनी भी कहानियां आपको सुनाई उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। इन्हीं कहानियों में कभी किसी के साथ कुछ गलत होता है, कभी किसी का मर्डर होता है, कभी किसी के साथ रेप हो जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो कहानी है वो समाज के एक अलग ही चेहरे को हमें दर्शाती है। कैसे एक पत्नी कई सालों तक अपने पति के साथ रहती है, फिर एक दूसरे आदमी के लिए अपने पति को मरवा देती है वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो कहानी है काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं डेली क्राइम। डेली क्राइम के आज के एपिसोड में आज की जो कहानी शुरू होती है वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बैरिया खेड़ा गांव से होकर समलपुर के लिए एक सड़क से होकर गुजरने वाले गांव से शुरू होती है। इसी सड़क के किनारे मदन सिंह मीणा के बेटे 2 मंजिला मकान में नीचे किराने की दुकान रखा करते थे। इसी मकान के भीतरी हिस्से में बेटा राम दिनेश मीणा अपनी पत्नी ज्योति बाई के साथ रहता था, जबकि खुद मदन मीणा गांव के भीतर अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। बेहद सर्द रात होने के कारण वो बहुत जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन वो हर रोज सुबह 4 बजे जरूर उठते थे। रोजाना की तरह 21 जनवरी 2022 को भी सुबह 4 बजे के करीब वो सोकर उठ गए थे। अपने रोज के नित्य कर्म करने के बाद खेती का काम निपटाने में लगे हुए थे। तभी उनकी बहू ज्योति चिल्लाते हुए आई और हाँफते हुए उनसे कहने लगी, पिताजी, सब अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। इतने में मदन जी कहते हैं, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों इतना दौड़ लगाती आई हो और क्यों इतनी घबराई हुई हो? घबराई हुई ज्योति बोली, पिताजी, किसी ने उनकी हत्या कर दी है। हत्या? कैसे? किसने की हत्या? मदन ने काफी चौंकते हुए थोड़ी ही देर में अपनी बहू से कई सारे सवाल पूछ डाले। अब इतने में बहू कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती पिताजी, वो दुकान रोज की तरह दुकान के पीछे वाले कमरे में सो रहे थे, वहीं उन्हें किसी ने रात को ही मार डाला। इतने में मदन पूछते हैं, तुम कहाँ थी उस वक्त जब ये सब हो रहा था? बहू कहती है, मैं ऊपर के कमरे में सो रही थी। सुबह 4 बजे मैं जब टॉयलेट के लिए नीचे आई तभी मैंने उन्हें इस हालत में देखा। उसके बाद ही वो वहाँ से भागती हुई मैं यहाँ आई हूँ। तब तक मदन काफ़ी घबराते हुए बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। जब मदन वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि चारपाई पर एक लाश है जिसके सर पे चद्दर उड़ाई गई है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सो रहा हो, लेकिन बिस्तर के निचले हिस्से में काफ़ी खून बह चुका था। बिस्तर गीला हो चुका था। वो उसे पैर की तरफ से इतने में वो पैर की तरफ से झकझोरने लगे कि बेटा दिनेश, उठो उठो बेटा दिनेश, क्या हुआ तुम्हें? जब दिनेश की तरफ से कोई हरकत नहीं होती तब बहू की तरफ सवालिया नज़रों से वो देखते हुए कहते हैं कि तुम मोबाइल लेकर आओ, मोबाइल कहाँ है? इतने में बहू कहती है कि पिताजी, मोबाइल तो नहीं है मेरे पास। तब तक मदन ये कहते हैं कि 2 दिन पहले तो ही मैंने तुम्हें मोबाइल पर बात करते देखा था। बहू कहती है, मोबाइल नहीं है पिताजी, इनको मोबाइल पर मेरा बात करना नहीं पसंद था और इसी बात से नाराज़ होकर इन्होंने 2 दिन पहले ही उस मोबाइल को तोड़ दिया था। मोबाइल से बात करना इन्हें पसंद नहीं था। आखिर ये बात मदन के दिमाग में एक शक पैदा करने लगी, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं थोड़ी देर में इस बात की सूचना पुलिस थाने पर देकर आता हूँ। उसके बाद मदन थाने जाने के लिए सड़क पर आकर किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। उनका गांव राजगढ़ जिले में सुठालिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जो वहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। वो थाने की ओर पैदल ही बढ़ने लगते हैं और बीच बीच में उधर जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ भी देते हैं। थोड़ी दूर पर एक पुलिस चौकी थी। उन्होंने वहां तैनात एक सिपाही को अपने बेटे की हत्या के बारे में बताया। सिपाही ने तत्काल थाना सुठालिया के टीआई राम कुमार रघुवंशी को इस बारे में सूचना दी।
वो इलाके की गश्त पर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें सूचना मिली थी। हत्या की सूचना पाकर टीआई अपने साथ एसआई अरुंधति राजावत और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर निकल पड़े। इसी बीच उन्होंने इस मामले की सूचना क्षेत्र के एसडीपीओ किरण अहिरवार और एसपी प्रदीप शर्मा को भी दे दी। कुछ देर में रघुवंशी घटना स्थल पर पहुंच गए। तब तक सुबह का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। गांव वालों को भी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी थी, इसलिए घर के बाहर अब लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गई थी। वहीं टीआई ने मौके की बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ भी की और उन्होंने मृतक के पिता मदन से भी इस बारे में पूछताछ की। मृतक राम दिनेश मीणा का सिर फटा हुआ था। खाट पर लगा बिस्तर उनके खून से गीला हो चुका था। उसके नीचे और आसपास भी काफी खून फैला हुआ था। उसे देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि हत्या गहरी नींद में सोए रहने के कारण या फिर बेहोशी की हालत में ही की गई होगी। उसकी पूरी जानकारी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकती थी। इसके लिए टीआई ने एफएसएल टीम को सूचना देकर बुलवा लिया। इस बीच वे परिवार वालों से बात करते रहे। उस वक्त परिवार के 2 बड़े सदस्य ही उपस्थित थे। उनमें एक मृतक की पत्नी ज्योतिबाई और दूसरे पिता मदन सिंह मीणा थे। उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई, जिससे ये पता चला कि राम दिनेश गांव में रहने वाले अपने पिता से अलग पत्नी ज्योति और 2 बच्चों के साथ सड़क के किनारे मकान में रहा करता था। उसने अपने मकान में छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी। पति पत्नी दोनों दुकान चलाते थे। दुकान पर रोजाना बैठने का काम ज्योति के जिम्मे हुआ करता था, जबकि राम दिनेश दुकान के लिए शहर से सामान लाने का काम संभाला करते थे। दिनेश की मौत के बारे में मदन ने बताया कि उन्हें इसकी कोई अधिक जानकारी नहीं है। बेटे की मौत की सूचना सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास बहू से मिली थी। उसके बाद उन्होंने बेटे की ये हालत देखी। इस संबंध में पुलिस ने ज्योति से भी पूछताछ की और उससे कई तरह के सवाल पूछे गए, कुछ सीधे तो कुछ घुमा फिरा कर। उनमें कुछ पति के साथ चल रहे आपसी संबंध को लेकर थे और जबकि ससुराल से अलग रहने के कारण के बारे में भी ज्योति से कई सारे सवाल पूछे गए। पति की किसी से दुश्मनी या लेन देन को लेकर झगड़े के बारे में पूछने पर ज्योति ने सिरे से नकार दिया। ज्योति ने बताया कि इस बारे में कोई जानकारी उसे नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया कि लेन देन के मामले में पति का हाथ बिल्कुल साफ था। उनके ऊपर किसी का कोई भी बकाया नहीं था, किसी के साथ उनकी दुश्मनी भी नहीं थी। ज्योति से बात करते हुए पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली। अब घटना के बारे में ज्योति ने बताया कि वो ऊपर छत वाले कमरे में सो रही थी और पति नीचे के कमरे में थे। वो अक्सर वहीं सोते थे, जबकि वो बच्चों को लेकर छत के एक कमरे में सोती थी। उस रोज भी वह छत पर एक कमरे में और दूसरे बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाकर आई थी। सुबह 4 बजे जब वो नीचे बाथरूम के लिए आई थी, तभी उसने पहले कमरे में फैला हुआ खून देखा था। फिर पति को मृत हालत में देखकर वो घबरा गई थी। इसकी जानकारी देने के लिए तुरंत गांव में अपने ससुर के यहाँ चली गई। पूछताछ के दौरान बुलाई गई विशेष जांच टीम के अधिकारी नीलेश निजाम द्वारा तमाम तरह के नमूने जुटा लिए गए थे। उसी में से उन्हें एक मोबाइल फोन के कुछ टुकड़े घर के पीछे कूड़े के ढेर में मिले, जबकि एक टुकड़ा कमरे में भी मिला। एक सिम भी मिल गया था। संयोग से वो सही सलामत था। खून के नमूने ले लिए गए थे। सारी कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। घटनास्थल पर जांच के समय ही एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ किरण अहिरवार भी मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने भी अपने तरीके से घटनास्थल का काफी बारीकी से निरीक्षण किया। मोबाइल फोन के टुकड़ों के बारे में ज्योति ने बताया कि वो टुकड़े उसके मोबाइल के ही टुकड़े हैं। मोबाइल टूट जाने पर उसने कूड़े में फेंक दिया था। मोबाइल बड़ी ही बेतरतीबी से टूटा था। वो जानबूझकर तोड़ने जैसा दिख रहा था। बैटरी और छोटे से स्क्रीन पर किसी भारी वस्तु से तोड़े जाने के निशान थे। तब तक पुलिस उससे पूछती है कि क्या इस मोबाइल को तुमने तोड़ा? इतने में ज्योति कहती है नहीं। तो फिर किसने तोड़ा? ज्योति ने कहा कि मेरे पति ने। अब पुलिस का अगला प्रश्न था कि आखिर तुम्हारा फोन तुम्हारे पति ने क्यों तोड़ा?
आवाज़ थोड़ा कड़क थी, इसलिए ज्योति थोड़ा सा घबरा कर बोली, मैं हमेशा फ़ोन पर बातें करती रहती थी, इसीलिए वो गुस्से में आकर मोबाइल तोड़ दिए थे। पुलिस कहती है कि किससे बातें करती थी तुम? तो ज्योति बोली, ग्राहकों से। तभी पुलिस को यहाँ पर थोड़ा सा ज्योति के ऊपर शक होता है। अगला प्रश्न होता है कि कहाँ के ग्राहक थे जिनसे तुम मोबाइल पर बात करती थी? सभी तो इसी गांव के होंगे। तो ज्योति ने सर हिलाते हुए जी जी करके इसका जवाब दिया। अब पुलिस कहती है कि जी जी मत करो, सच सच बताओ कि तुम किससे बातें करती थी मोबाइल पर? अब इतने में ज्योति घबराई और बोली, जिसका मोबाइल था उसी से बातें करती थी। अब पुलिस बोली कि किसका मोबाइल था, क्या मतलब है तुम्हारा? अब ज्योति शक पकाते हुए बोली कि जी वो हमारे एक ग्राहक चैन सिंह का मोबाइल था। ज्योति सफाई देने लगी। अब तब तक पुलिस उसके ऊपर पूरा शक कर चुकी थी और पुलिस का अब यहाँ पर सवाल पूछना लाजमी हो गया था कि उसका मोबाइल तुम्हारे पास आखिर कैसे आया और क्यों आया तुम्हारे पास वो मोबाइल? इतने में ज्योति कहती है कि उसने मेरे पास रखने के लिए दिया था। यूँ तब तक पुलिस कहती है कि यूँ कोई मोबाइल रखने को क्यों देगा? कौन है चैन सिंह? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? किरण ने जब एक साथ कई सवाल पूछे तब ज्योति के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। एसडीपीओ किरण अहिरवार अब समझ गई कि ज्योति से ही हत्या का राज मालूम हो जाएगा। उन्होंने उससे फिर सवाल किया कि तुम मोबाइल पर सिर्फ उसी से क्यों बातें करती थी या किसी और से भी बातें करती थी? मैं तुम्हारी एक एक बातचीत की डिटेल निकलवा लूंगी, इसलिए सारी बात सच सच बताओ जो तुम मुझसे छिपा रही हो। इधर ज्योति से पूछताछ चल ही रही थी, उधर राम दिनेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की पूछताछ के लिए ज्योति और मदन को थाने आने के लिए कहा गया। पुलिस ने ज्योति को एक दिन का मौका देते हुए हिदायत दी कि वो थाने आकर पति की हत्या के बारे में जो कुछ जानती है वो सच सच बता दे। हालांकि इस हत्याकांड की जांच के लिए टीआई राजकुमार रघुवंशी ने मुखबिर भी लगा दिए थे। मुखबिर ने उस घटना के रोज ही चैन सिंह और ज्योति के संबंधों के बारे में कुछ अहम जानकारी दी। टूटे मोबाइल से बरामद सिम की कॉल डिटेल निकलवाने पर एक ही नंबर पर लंबी बातचीत करने की भी जानकारी मिल गई। संयोग से दोनों नंबर चैन सिंह के नाम से ही रजिस्टर्ड थे। अब पुलिस के लिए ये जानकारियां जांच के लिए बहुत अहम हो गई थी। ज्योति को थाने बुलाकर उससे सख्ती बरतते हुए पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ की शुरुआत गांव के ही रहने वाले चैन सिंह से की गई। उसके बारे में मुखबिर से मालूम हो चुका था कि चैन सिंह से ज्योति के नज़दीकी संबंध थे। उसके चलते ही पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करते थे। पुलिस ने जब ज्योति से पूछताछ की तब वो टूट गई और उससे मिली जानकारी के आधार पर चैन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया गया। ज्योति और चैन सिंह द्वारा बताई गई कहानी जो थी वो कुछ इस प्रकार थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छोटे से गांव बेरिया खेड़ा की रहने वाली 30 साल की ज्योति जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल स्वभाव की थी। वो जब मदन सिंह मीणा के बेटे राम दिनेश की बीवी बनकर आई थी तब सभी ने उसकी सुंदरता की खूब तारीफ की थी। वो बातें करने में भी काफ़ी माहिर थी। पूरे गांव में उसके बातूनी स्वभाव और सुंदरता की चर्चाएं अक्सर हुआ करती थी। सुंदर पत्नी पाकर राम दिनेश भी काफ़ी खुश था। समय बीतने के साथ साथ ज्योति 2 बच्चों की मां भी बन गई। परिवार बढ़ने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब ज्योति पति पर अलग से कोई रोजगार या अपना काम काज करने का दबाव बनाने लगी। उसके कहने पर दिनेश गांव में अलग अलग मकान में रहने लगा। उसी घर में छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। दुकान छोटी थी मगर जल्द ही उससे अच्छी आमदनी भी होने लगी। सुबह से ही दुकान पर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता था। दुकान का सामान राम दिनेश ही सुठालिया कब्जे से लाता था। इस दौरान दुकान पर ज्योति बैठा करती थी। गांव में ज्योति के दीवानों की कमी नहीं थी। उसकी उम्र के युवक के एक झलक पाने और 2-4 बातें करने को लालायित रहते थे। दिनेश की गैर मौजूदगी में ज्योति के चाहने वाले सामान खरीदने के बहाने उसकी दुकान पर ही जमे रहते थे। उन्हीं में से एक लड़का था चैन सिंह, जो ज्योति का कुछ ज़्यादा ही दीवाना बन चुका था। वो उसे देखे बगैर चैन से नहीं रह पाता था। दिन भर इसी ताक में रहता था कि कब दिनेश घर से बाहर जाए और ज्योति दुकान पर अकेली रहे।
जैसे ही ज्योति को दुकान पर अकेला पाता, चैन सिंह कोई सामान खरीदने के बहाने आ जाता था। इस बात को ज्योति भी समझने लगी थी कि चैन सिंह अब जब दुकान पर आता है तो वह उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाता। हालांकि रोज रोज दुकान पर आने जाने से धीरे धीरे ज्योति और चैन सिंह के बीच इधर उधर की बातें भी शुरू होने लगी थी। फिर क्या था, चैन सिंह सामान लेने के बहाने दुकान पर आकर घंटों ज्योति से बातें करने लगा। जब तक चैन सिंह दुकान पर आ नहीं जाता था, तब तक अब ज्योति के दिल में भी हलचल मची रहती थी। एक दिन चैन सिंह ने सामान लेने के बहाने ज्योति की उंगली दबा दी। देखते ही देखते दोनों की हिम्मत अब एक दूसरे के प्रति जाग गई थी और ज्योति का झुकाव अब चैन सिंह की तरफ इतना अधिक हो गया कि वो इतनी आसानी से उसके दिली तमन्ना को महसूस करने लगी थी। उस दिन के बाद वो मौके की तलाश में रहने लगा। 4 दिन बाद ही चैन सिंह की इच्छा पूरी होने का समय आ गया था। दिनेश उठा लिया गया हुआ था और चैन सिंह ज्योति के पास पहुंच गया। दोपहर का वक्त था और ज्योति ने उसे भीतर कमरे में बुला लिया। बस फिर क्या था, गले लगते ही प्रेम की भावनाएं एक दूसरे की बाहों में बहने लगी थी। चैन सिंह ने ज्योति को अपनी बाहों में लिया और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर लिया। अब चैन सिंह ज्योति की बात से समझ गया था कि वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी है और अब दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति चिंगारियां भड़क चुकी थी। संयोग से राम दिनेश उस दिन सुठालिया में ही ठहर गया था। चैन सिंह को उसी रात फिर से एक बार मौका मिल गया और ज्योति ने चैन सिंह को दुकान के पीछे कमरे में चुपके से बुला लिया। अब क्या था, आए दिन दिनेश की गैर मौजूदगी में ज्योति चैन सिंह के संग कुछ ऐसे बिजी रहने लगी कि गांव में भी अब उन दोनों की बातचीत की चर्चे शुरू होने हो गए थे। अब चैन सिंह भी चाहता था कि उससे दिनेश के घर में रहने और उसके बाहर जाने की सूचना मिलती रहे, लेकिन समस्या ये थी कि आखिर कैसे। इसका समाधान अगले दिन चैन सिंह ने ही निकाला। उसने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदकर ज्योति को दे दिया था। अब ज्योति के लिए चैन सिंह से बात करना काफ़ी आसान हो गया। जब दिनेश घर में नहीं होता था तब चैन सिंह को वो बुला लेती थी। वो मोबाइल कुछ दिनों तक पति से छिपाए रखी। एक दिन ज्योति को मोबाइल से बात करते पति ने देख लिया। उसके बारे में जब उसने पूछा तब ज्योति ने बताया कि यह एक परदेसी ग्राहक दुकान पर छोड़कर चला गया था। राम दिनेश ने पत्नी की बातों पर भरोसा कर लिया। मोबाइल आ जाने से ज्योति घंटों फ़ोन पर चैन सिंह से बातें करते रहती थी। जब दिनेश दुकान पर होता तब ज्योति छत के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी प्रेमी संग बातें करने लगी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने चैन सिंह को दिनेश की गैर मौजूदगी में उसके घर के अंदर आते जाते देख लिया। अब ये खबर दिनेश को भी हो गई थी। दिनेश ने ज्योति से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने इस बात से साफ मना कर दिया। उल्टे कहने वाले पर भी आरोप लगाने लगी कि वे सभी दुकान की तरक्की से जलने लगे हैं। हालांकि दिनेश को ज्योति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। पूरे दिन फ़ोन पर चिपके रहने पर नाराज़गी जताई। ज्योति भी दिनेश की नाराज़गी का मतलब समझ गई थी और सतर्क रहने लगी, जबकि गांव वाले उसके और चैन सिंह के रिश्ते पर नज़र रखने लगे। उसके बाद उसने चैन सिंह को रात में अपने कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। दिनेश जब नीचे कमरे में सो जाता था, आधी रात को कमरे में प्रेमी को छत पर बुला लेती थी। ज्योति बार बार कह रही थी कि अब वो उससे बात नहीं करेगी, लेकिन राम दिनेश तो गुस्से में उबल रहा था। उसने आओ देखा न ताओ उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। ज्योति बार बार कह रही थी कि अब वह उससे बात नहीं करेगी, लेकिन राम दिनेश तो गुस्से में उबल रहा था। उसने आओ देखा न ताओ उसके हाथ से मोबाइल छीना और उसके सामने ही मोबाइल को एक पत्थर से तोड़ दिया। उसके बाद ज्योति दिनेश से बात नहीं कर पाई। वो उससे मिलने को हमेशा तड़पती रहती थी। चैन सिंह भी रायगढ़ गया हुआ था और 21 जनवरी को लौटा। सीधा ज्योति से मिलने वो दुकान पर गया। ज्योति ने संक्षेप में मोबाइल तोड़े जाने की बात बताई। इस पर चैन सिंह ने भी नाराज़गी दिखाते हुए कहा कि लगता है राम दिनेश को अब सबक सिखाना पड़ेगा। चैन सिंह को गुस्से में देखकर ज्योति ने उसे रात में आने को कहा। उस वक्त चैन सिंह चला गया, लेकिन रात के 11 बजे के करीब वो ज्योति के पास पहुंच गया। उस समय राम दिनेश नीचे के कमरे में सो रहा था। ज्योति ने प्रेमी चैन सिंह से पति द्वारा ताने मारे जाने की सारी बातें बताई। उसने ये भी कहा कि पति को उसके संबंध पर शक हो चुका है, इसलिए उसने फ़ोन तोड़ दिया है। गांव वाले भी उसे शक की निगाह से देखते हैं।
ज्योति की बातें सुनकर चैन सिंह ने राम दिनेश की हत्या की योजना बना ली। इसमें ज्योति को भी उसने शामिल किया। योजना बनाने की खुशी में पहले उन्होंने अपने शरीर की आग शांत की और सीधा राम दिनेश के कमरे में गए। वहीं एक डंडा पड़ा हुआ था। दिनेश खाट पर बेसुध सो रहा था। चैन सिंह ने डंडा उठाया और उसके सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ 4 से 5 वार कर दिए। थोड़ी देर छटपटाने के बाद राम दिनेश की सांसें थम गई। फटे सिर से काफ़ी खून बह निकला था। ये सब ज्योति के सामने हुआ था। जब चैन सिंह और ज्योति राम दिनेश की मौत से आश्वस्त हो गए, तब उन्होंने जमीन पर फैले खून को साफ किया और डंडे को भी छत पर ले जाकर धुल दिया। छत पर दोनों ने अपने खून से सने कपड़े भी बदले। उसके बाद दिनेश के मरने की खुशी में एक बार फिर से उन्होंने संबंध बनाए। जब चैन सिंह गया तब डंडा भी साथ लेता गया। जाते समय उसने राम दिनेश की लाश को रजाई से ढक दिया था। तब तक सुबह के 3:30 बजने वाले थे। ज्योति सुबह होने का इंतज़ार करती रही। फिर उसने 1 घंटे बाद ससुर के पास जाकर सारी झूठी कहानी बताई। ज्योतिबाई और चैन सिंह के द्वारा अपराध कबूले जाने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने की पुष्टि हो चुकी थी। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया और अब दोनों के ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी डेली क्राइम की आज की कहानी। काफ़ी भयावह थी और ये संदेश दे रही थी कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। राम दिनेश उस औरत का पति था जिसे राम दिनेश उसके गलत कदमों पर बार बार समझा ही रहा था, लेकिन उस औरत ने सिर्फ कुछ क्षण के मज़े के लिए अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो जुड़े रहिए डेली क्राइम से नितिन नामदेव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।